सो है एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं अक्षय मौड़ीकर और आप देख रहे हैं बेटर टुमारो और ये एपिसोड नंबर 3। सो नाउ आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में काफ़ी विस्तार से। ओके सो एक एरा था जो हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वो एपिसोड देखिए और इस एपिसोड में उसके बाद आइए। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कैप्लस के बारे में, गैलीलियो के बारे में। तो कैप्लस का एरा ख़त्म हो चुका था 17वीं सेंचुरी के एंड में। उसके बाद में एरा चालू हुआ हमारा न्यूटन एरा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम न्यूटोनियन एरा। तो इस एरा में क्या हुआ, न्यूटन ने कैलकुलस के बारे में, हीट के बारे में, लेंस के बारे में एंड ग्रेविटी के बारे में हमको बताया। ओके सो ये सारी चीज़ें बताई। तो उनका एक काफ़ी फेमस था ग्रेविटी के बारे में जो उन्होंने हमको बताया, जिनकी वजह से वो आज भी हमारे टेक्स्ट बुक में अमर है। ठीक है, सो उनका जो एरा था, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें तो बताई। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटी लॉ के बारे में, ठीक है, जो न्यूटन ने हमको बताया। तो वो क्या है, कैसा है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो मैटर हो गया, ठीक है, मैटर मतलब क्या, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं विजिबल नेकेड आई से। और ऐसा भी नहीं है कि वही मैटर होता है जो हम विजिबल नेकेड आई से देख सकते हैं। ऐसे भी मैटर्स है जैसे एटम जो हम देख नहीं सकते, बट वो क्या है, मैटर ही है, क्योंकि उनसे एक मैटर बनता है। ओके सो ये हो गया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट न्यूटन ने कहा कि एक्सपेरिमेंटल से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी अपने आप को, काफ़ी लैब में वो, ठीक है, लैब में जाते थे, लैब में वो देखते थे, एक्सपेरिमेंटल करते थे। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा और ये पता लगाया कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता ही लगता है। अब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा था, ना कि उन्होंने मतलब पता चला था उनको एक्सपेरिमेंट से कि कोई दो ऑब्जेक्ट हल्का सा क्या कर रहे थे, मूवमेंट दिखा रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लॉकडाउन में 3 चीज़ें सीखी थी। ठीक है, 3 वर्ड कह सकता हूँ मैं। पहला तो हमारा था क्वारंटाइन, ठीक है। सेकंड वर्ड था हमारे पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ठीक है, जो कोरोना की वैक्सीन के लिए कहा जा रहा था, ठीक है, जो मलेरिया के लिए यूज़ होती है। और थर्ड वर्ड था अभी जो हमने रिसेंटली पढ़ा है, नेपोटिज्म। सो मैं आपको ग्रेविटी और नेपोटिज्म से एकदम रिलेटेड कुछ बताऊँगा आज, ठीक है, कि कैसे हम इस लॉ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, ये हमारा करण जौहर और ये हमारी आलिया भट्ट। अब इन दोनों के बीच में जो टर्म है वो है नेपोटिज्म का। ठीक है, अब करण जौहर आलिया भट्ट को फिल्म क्यों देता है, विद दी नेपोटिज्म की वजह से, और आलिया भट्ट को करण जौहर की फिल्म क्यों मिलती है, नेपोटिज्म। तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेपोटिज्म। वैसे ही न्यूटन कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशन। जस्ट लाइक नेपोटिज्म, हियर इज द ग्रेविटेशन, वी कैन सी नाउ। ओके सो ये हो गया एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास, हमने रिलेट किया नेपोटिज्म और ग्रेविटेशन को। सो लॉ कहता है हमारा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में, वो एक दूसरे से एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके मतलब एक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और वो आकर्षण हर दो ऑब्जेक्ट में होता है। ठीक है, आपके घर में भी होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि आपके घर में 4 मेंबर्स होते हैं, तो 4 मेंबर्स एक दूसरे से उस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी 2 पर्सन ले लो जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे, कोई भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप अपने आप को भी एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, तो उसमें ये लगता ही लगता है। ठीक है, बट ये इतना माइनर होता है, इतना माइनर होता है कि आप इसको फील भी नहीं कर पाते। ठीक है, यूनिवर्स में 4 हमारे पास फोर्स होते हैं। ठीक है, मैं चारों फोर्स के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो होता है ना हमारे पास यूनिवर्स में फोर्स होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है, ये एटम के अंदर होता है। एटम के अंदर जो हम न्यूक्लियस देखते हैं ना, आपने सोडियम एटम देखा होगा, क्लोरीन एटम देखा होगा, तो ये जो एटम होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर ये लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अगर ये फोर्स नहीं होता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि एटम से डीएनए बना है, डीएनए से सेल बना है, सेल से एक ऑर्गन बना है, ऑर्गन से हम बने हैं। ओके सो गॉट द पॉइंट। सो इस तरीके से इसको मिटा देता हूं मैं। सेकंड फोर्स है हमारे पास, वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सारे गामा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो भी क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट मीन्स व्हाट, की फोर्स तो है बट कैसा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपने देखा होगा कि हम पढ़ेंगे आगे अभी थोड़े से टॉपिक के बाद, साइंस 2 का टॉपिक है फ्यूजन के बारे में। ठीक है, फ्यूजन के बारे में, फ्यूजन के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा सन के बारे में, कि सन में क्या होता है, फ्यूजन एंड फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इट मीन्स व्हाट, की 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूजन। और क्या होता है, यूरेनियम जैसा क्या होता है, ये टूटता है। ठीक है,
जब ये बड़ा एटम टूटता है तो वो क्या बनता है, क्रिप्टोनियन और कैल्शियम में टूट जाता है वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटम में टूटता है। तो ये बड़ा एटम जब टूटता है तो इसको क्या कहते हैं हम, एक तरीके से ये होता है हमारा फिजन, ठीक है। तो ये एक फिजन प्रोसेस होती है जो हम इसमें देखते हैं। अब ये फिजन क्यों होती है, अब आपने देखा होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे थे तो वो एक तरीके से यूरेनियम बम थे हमारे पास, तो ये यूरेनियम बम क्या हो गए वहाँ पे जाके फूट गए। अब ये जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसने क्या किया, फिजन की प्रोसेस, मतलब ये यूरेनियम क्या होते गया, टूटते गया टूटते गया टूटते गया। अब ये टूटा क्यों, ये टूटता है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्यों टूटता है यूरेनियम, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, मतलब एक बड़ा एटम छोटे एटम में टूटता है विद द हेल्प ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। उनके अंदर का जो फोर्स होता है अगर वो वीक है, हर एक एटम के अंदर स्ट्रॉन्ग वीक दोनों पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम को पकड़े रखता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसके वजह से ये फिजन होता है, ठीक है। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को क्या करता है, कोई भी बाहर का एक एटम आके इसको अगर हीट कर देगा, ठीक है, या हम उसको एनर्जी दे देंगे इतनी कि उसका वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाए, तो वो क्या करेगा, फिजन कर देगा। ओके, सो गॉट द पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ला ला ला, ये पढ़ लिया हमने, कुछ नई बातें सीख रहे हैं आज हम। थर्ड वन इज दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। एक नया टर्म देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। देखिए इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं, बस इतना बता दूं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम देख सकते हैं जो सनरेज होती है, सनरेज जो होती है वो नथिंग बट दी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सनरेज होती है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो वेव की तरह ट्रैवल करती है, आज ब्लू है पानी 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 उसकी तरह, और दूसरी होती है पार्टिकल नेचर की तरह। क्या होती है, पार्टिकल, उसके अंदर होते हैं फोटॉन्स। वो सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम लेंस के बारे में देखेंगे, तो लेंस के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से, सुंदर तरीके से, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी एक फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रो ये एक अलग टॉपिक होता है डायनामिक्स का फिजिक्स में, और ये मैग्नेटिक एक अलग टॉपिक होता है डायनामिक्स में फिजिक्स का। तो ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक फोर्स तैयार करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये नथिंग बट दी हम कह सकते हैं रेडिएशन से, ये ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट, ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड द लास्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो किसने दिया, हमारे न्यूटन बाबा ने। बोलो बाबा की जय, बाबा जी की बूटी ला 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 ला। सो ये चारों को लिख लीजिए जल्दी जल्दी, काम में आएंगे। सुना, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, काफ़ी होशियार हो गया बेटा, हाँ बड़े होशियार हो बेटा तुम तो। सो नाउ आगे चलते हैं हम, दिया जले जहाँ जले दिया जले। ओके, सो हमने पढ़ लिया फोर्स के बारे में। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसका एक सिंपल सा उदाहरण दूँ, अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, तो क्रिकेट स्टेडियम में जाते हो आप, तो आप देख सकते हो बैट्समैन के पीछे विकेट कीपर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फोर्स वहाँ भी लगता है, ठीक है, नॉन स्ट्राइकर पे होता है, एम्पायर के साथ वहाँ पे भी लगता है, हर जगह पे आप कहीं पे भी जाओगे ये फोर्स आपको छोड़ने वाला नहीं है बबुआ, ये फोर्स आपको छोड़ेगा नहीं, ये हर जगह लगता है, हर एक प्रॉपर्टी में लगता है, ठीक है, हर एक मैटर में लगता है। ये होता है हमारे पास फोर्स, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो दिया हमको न्यूटन ने। तो हम हेडिंग डाल देते हैं एस्ट्रिक करके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वही है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया। ये हमारे करण जौहर है, ये हमारे आलिया भट्ट है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या है, नेपोटिज्म, पर अभी क्या है, ग्रेविटेशन। ओके, सो अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, याद रखना, कोई भी यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट हो, उसका हम सेंटर देखते हैं। ओके, क्योंकि जैसे ये पूरा मास है, ठीक है, समझ लो ये कोई मास है। अब ये मास को अगर मैं श्रिंक करूंगा, श्रिंक मतलब ऐसे श्रिंक करते जाऊंगा, तो वो क्या होगा, एक सेंटर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, एक सेंटर की तरफ। ऐसा तो ये श्रिंक करने पे यहाँ पे इसका मास लोकेट हो जाएगा, नहीं। अगर मैं इसको श्रिंक करूँ तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर की तरफ ही आएगा। तो इसको कहते हैं हम को सेंट्रिक। क्या कहते हैं हम इसको, को
सेंट्रिक, ये हो गया हमारा कोसेंट्रिक। तो मास हमेशा क्या होता है, कोसेंट्रिक, मतलब सेंटर की तरफ वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई होता है, तो इसलिए इसका सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, ये हो गई हमारी एक लाइन, ठीक है, ये लाइन खींच लिया हमने। अब ये दोनों क्या करते हैं हमेशा, इसको कह देता हूँ मैं M1 कर देता हूँ इसको मैं, या फिर मैं इसको हाँ चलो M1 ही कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। इसको कर देता हूँ मैं M2, ये हो गया M1 M2। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं D, क्या ले लेता हूँ मैं इसका डिस्टेंस D। अब याद रखना डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेंटर से लिया जाएगा, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक डिस्टेंस होगा, ठीक है, ना कि सरफेस से, याद रखना सेंटर से, इस सेंटर से इस सेंटर तक, ठीक है। तो कह सकते हो कि अर्थ का सेंटर, मून का सेंटर, व्हाट इट विल बी। ओके, सो गया D डिस्टेंस, M1 M2 एंड द डिस्टेंस D। अब तीनों की प्रॉपर्टी हमको न्यूटन ने बताई, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, ठीक है। हम देखते हैं न्यूटन के बारे में, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। अब थोड़ा हम यहाँ पे आ जाते हैं, काम करते हैं, न्यूटन के लॉ के बारे में देखते हैं। तो न्यूटन का लॉ का पहला जो हमको सिद्धांत है, सिग्निफिकेंट है, वो क्या बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, अगर कोई भी दो मास हो तो वो जो फोर्स होता है, ठीक है, हमको पता है इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वली है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कोई भी दो मैटर में, तो ये फोर्स क्या कहता है, वो ये फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास से, मतलब M1 इंटू M2 के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको कर देता हूं मैं 1। ओके, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 एंड सेकेंड वन इज क्या कहता है हमको, सेकेंड वन कहता है हमको दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, तो इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what, let's see, we get F is directly and inversely proportional to M1 M2 upon D square। अब देखिए मैंने आपको पहले बता चुका था कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टर्म आता है तो आपको क्या करना है, इसके वजह से आप एक इक्वल की साइन ला सकते हैं, बट इक्वल की साइन लाते लाते आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टर्म भी देना पड़ेगा। सो देयरफॉर F इक्वल टू, अब न्यूटन बाबा थे, न्यूटन चाहते थे कुछ भी दे सकते थे, उन्होंने क्या किया G, क्योंकि उन्होंने नाम ही दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स दिया तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मैं दूंगा भैया G मतलब जो डिनोट करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ठीक है, हम वो भी देखते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन D का स्क्वायर। ओके, सो हमको मिल गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की डेफिनेशन और हमको मिल गया फोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता कि इनके बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। अब ये जो G होता है, ये G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज इट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में आप जहाँ भी जाओ, आपको कोई और मिल्की वे में जाना है, प्लूटो, मार्स, सैटर्न, सन पे मत जाना भैया, जल के राख हो जाओगे भैया, बाबू भैया मारेंगे फिर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हमारे पास G। अब ये G की वैल्यू हम दी है, अब G की जो वैल्यू है हमारी वो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटल निकाली। उन्होंने क्या किया, अपने लैब में बैठे बैठे काफ़ी सारे बॉल्स को क्या करते थे, हैवी बॉल्स को वो मेजर करते थे, उनके बीच का एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करते थे, एनालिटिकली देखते थे वो सब चीज़ों को, और उनको पता चला कि G की जो वैल्यू थी वो आई 6.67 इंटू 10 टू यहाँ पे 3, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखिए 11, अब यहाँ पे यूनिट क्या होगी, ठीक है, यूनिट होगी, मैं आपको दिखाता हूँ यूनिट कैसे निकालेंगे हम, यही पे दिखा देता हूँ मैं। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। G को एज इट इज रख दो G। मास का क्या होता है, kg, M2B क्या है, kg। ओके, D क्या है, डिस्टेंस मतलब मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब G को एज इट इज यहीं पे रख दो, न्यूटन को यहीं पे रख दो, न्यूटन। ये M को यहाँ लेके जाओ, ठीक है, M को क्या करो, ऊपर लेके जाओ, ये M को क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर लेके जा रहा हूँ, M स्क्वायर। kg को क्या करो, इन दोनों को नीचे लेके जाओ, ठीक है, कैसे लेके जाओगे नीचे,
इन दोनों को पकड़ो ऐसा, उठा और नीचे पटक दो सीधा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास kg स्क्वायर इक्वल टू g। तो आ गया, टड़न टड़न, हमको मिल चुका है ग्रेविटी का यूनिट। तो ये होता है SI यूनिट। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। अब इसको kg को ऊपर करोगे तो 2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव में आ जाती है, ओके। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 6.673 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2, ठीक है। जैसा लिखना है वैसा लिखो यार, ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, जाने तो पेट में ही वाला है ना, बस इसको याद रखने का एक तरीका है। तो याद रखना ये यूनिट पूछा जाता है कभी कभी MCQ में पूछ सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग में, समझ रहे हो, ये मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, आपको दे देगा कोई ना कोई भलती यूनिट। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। क्या होता है ये, मारोगे तो पछताओगे भैया, बड़ा पछताओगे, ठीक है। तो F का क्या होता है आपको तो पता है, F = G m1m2 अपन d स्क्वायर। 2 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम आपके लिए। F न्यूटन, d स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, m1m2 क्या है? kg। यहाँ पे उल्टा कर दो, खत्म, n m स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इक्वल टू g। आ गया, ओके। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यूनिट भी पता चल गया हमको, एंड उसका ये डाटा जो था, ये डाटा कहाँ से लाया? ये डाटा लाया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल डाटा इसको कहते हैं हम, ठीक है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो न्यूटन ने बताई और ये हमने सीख चुकी है। सो नेपोटिज्म को टाटा कर दो और यहाँ पे ग्रेविटेशन को एक्सेप्ट करो, ओके। सो स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज़ लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। सो नाउ ये हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ अभी। ला 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 ला, छैया छैया ओ छैया छैया। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर मोशन के बारे में, या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। कितने लोग बेन 10 देखते थे भैया? बेन 10 जैसे लग रहा है कुछ ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि मैं भी टेक्स्ट बुक ही रेफ़र करता हूँ, ओके। मैं PDF रेफ़र करता हूँ, आप देख सकते हैं ये है PDF, ओके। तो मैं इसका टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाता हूँ। अभी हम पढ़ रहे पेज नंबर चल रहा है हमारा 5, ओके। पेज नंबर 5 चल रहा है, जिसका पहला ही टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जो केपलर लॉ पढ़े थे हमने थर्ड, ओके, केपलर का थर्ड लॉ इससे रिलेट होता है। ये एक तरीके से डेरिवेशन है, आपके टेक्स्ट बुक में एकलौता डेरिवेशन है भैया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कुछ तो दिया टेक्स्ट बुक वालों ने। तो एकलौता डेरिवेशन है जिसमें थोड़ा विस्तार से अच्छे से बताया, तो मैं इसका डेरिवेशन करूँगा काफ़ी अच्छे से, तो आप बस आंखें गड़ाए रखिए इस पर। सुना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जो हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर मोशन था, मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन के बारे में। तो इस तरीके से आप पकड़ लीजिए कि ये क्या है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अटैच है यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, आपको बताया था मैंने, ये क्या करती है, F से लगाती है, जिसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक रेडियस होगा, पकड़ लीजिए रेडियस R है अभी, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, यहाँ पे इसकी क्या होती है, टेंजेंट वेलोसिटी V दिखती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंट वेलोसिटी, इनके बीच का डायरेक्शन 90 होता है। ये सब तो बता दिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, एपिसोड में देखे थे अपन। तो इस एपिसोड में अपने को सीखना है कि ये FC का एक तरीके से मतलब FC क्या है, ओके। सो FC को थोड़ा देखते हैं हम, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अब हम बात कर रहे हैं mv²/r की। अब आप सोचोगे सर ये mv²/r क्या है, कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, इसका मास है m, ठीक है। ये जो आपने लिया इसका मास है m,
ये घूम रहा है विथ वेलोसिटी v और इसका बीच का डिस्टेंस है r, मतलब रेडियस है r सर्कुलर मोशन में। तो जब भी आप सर्कुलर मोशन देखते हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का एक डेरिवेशन होता है, पर डेरिवेशन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा तो आपके दिमाग में ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे वो कैडबरी 2 शॉट्स का ब्लास्ट होता है ना दिमाग में, ठीक है, वैसा ब्लास्ट हो जाएगा चॉकलेट का। तो वैसा नहीं चाहता मैं कि हो। ये आपको पढ़ना है 11th में, जब आप ग्रेविटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अगर आप साइंस लेते हो तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा। काफ़ी बड़ा डेरिवेशन होता है, छोटा नहीं होता है, तो आप तब पढ़ना, ठीक है। अभी हमको सिर्फ काम है mv²/r से, तो इसको थोड़ा याद रख लो भैया, ठीक है। बाबू भैया कहते हैं जितना है उतना ही पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। तो mv²/r। सो ना ये mv² हो गया। अब न्यूटन ने क्या माना, न्यूटन ने माना कि जो रोटेशन हो रहा है सन के अराउंड, रोटेशन हो रहा है सन के अराउंड, वो उन्होंने मान लिया कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है, ठीक है। क्या मान लिया, सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है। एलिप्स की अब बात नहीं कर रहा है वो कहते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है और मुझे क्या करना है, सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि हम कुछ मतलब एक तरीके से डिराइव करें कोई मेथड को। तो उन्होंने क्या सोचा कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट का एक फॉर्मूला होता है mv²/r, जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc होता है mv²/r, ठीक है। सो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके पूरा टाइम कितना लगता है, t। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से पूरा वापस आने के लिए टाइम लगता है t। क्या लगता है, टाइम पीरियड t। अब आपको पता है एक सिंपल सा टर्म होता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो हमारे पास स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। हमने पहले ही देखे थे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट एपिसोड में, कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारे पास जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है हमारे पास, वो होता है 2 पाई और रेडियस r। क्या होता है, 2 पाई r। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2 पाई r, सर्कमफेरेंस जिसको कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अर्थ ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, 2 पाई r। तो डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं कर रहा हूँ भैया मैं, हाँ, यहाँ पे स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 पाई r, तो r रेडियस, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल 2 पाई r। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक तरीके से सर्कमफेरेंस, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल, ओके। ये हो गया सर्कमफेरेंस या फिर डिस्टेंस ट्रैवल। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 2 पाई r। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया उसने, 2 पाई r का डिस्टेंस ट्रैवल किया। स्पीड, अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्पीड मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी की नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्पीड की। तो स्पीड को ले लेते हैं हम यहाँ पे v, ठीक है। स्पीड को क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे v यहाँ पे स्पीड है, याद रखना, ठीक है। तो v डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 पाई r अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, मैंने पहले बता दिया था t। टाइम टेकन कितना हो गया, t। तो दैट इज, इसको कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, स्पीड इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t आ गई स्पीड हमारे पास। और हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको कर देते हैं हम 1 एक्चुअल में, और इसको कर देते हैं हम 2, ओके। सो 1 and 2, विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 हम डिराइव कर सकते हैं कुछ इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ इक्वेशन, चलिए यहाँ से करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट व्हाट, देखते हैं, ओके। देखिए वेक्टर का साइन नहीं देना अभी, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं वेक्टर का साइन भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो FC जो है हमारे पास वो क्या है, mv²/r, ओके। अब मास कांस्टेंट है, ठीक है। v के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए v के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन t। क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर अपॉन ये r। टडन, समझ आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब देखिए m को यही रखता हूँ मैं, ठीक है। 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर नीचे जाएगा, ठीक है।
और ये r एज इट इज आएगा। क्या समझ रहा है आपको? ओके, अब m4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r t स्क्वायर। अब देखिए, बाय केपलर्स थर्ड लॉ, हमको क्या पता है केपलर के थर्ड लॉ से कि जो हमारे पास टी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर क्यूब। के क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, आर क्यूब अपॉन के लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप टी क्या है, नीचे है, टी स्क्वायर क्या है, नीचे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी टी स्क्वायर नीचे है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कीजिए, मतलब अपने हल्का सा दिमाग का उपयोग कीजिए। टी को यहाँ लेके जाइए, के को यहाँ लेके जाइए और इस आर को यहाँ लेके जाइए। समझ रहा है? चलो यार इजी टर्म में दिखा देता हूँ मैं। टी को मैं यहाँ लेके गया, इक्वल टू लिखता हूँ मैं, टी को यहाँ लेके गया तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर नीचे हो गया। आर को क्या किया मैंने, वहाँ पे लेके गया तो ये क्या हो गया, आर क्यूब ऊपर। के को मैं नीचे लेके आया तो ये हो गया के नीचे और ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब हमको क्या करना है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है। यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, टी स्क्वायर नीचे है पर ऊपर क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर है। अब ऊपर आर स्क्वायर है हमारे पास, नीचे में क्या, यहाँ पे क्या है, आर क्यूब है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको आर के साथ। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको आर के साथ। चलिए देखते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 3, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 4। ओके, चलिए तो इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 3 बाय रेडियस आर। ओके, बाय आर से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम, ऊपर क्या आ जाएगा देखो, आर स्क्वायर अपन जैसा वैसा लिखो एक तरीके से, टी स्क्वायर इंटू ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं हम, आर से डिवाइड। अब देखिए आर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, अब इसको वैसे भी काट सकते हो ना, आर से आर कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ लो, आर से आर कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सुना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, बस अपना मैनिपुलेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ऊपर में आर क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर था इसलिए हमने क्या किया, ऊपर में आर चाहिए तो हम आर को थोड़ी ना ले सकते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों जगह आर लेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। समझ रहे, आर से आर कटेगा तो 1 आ सकता है, इसलिए हम इसके जगह पे आर बाय आर भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आर टू आर किया। ओके, सो चलिए आपको समझ रहा है, बड़े होशियार हो बेटा, समझ रहा है आपको। सो काटना नहीं किसी को भी, हाँ, क्या करना है आपको, एज इट इज़ लिखिए 4 पाई स्क्वायर एम, ये हो गया, इन दोनों का मिला के ऊपर का क्या हो गया, आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या हो गया, आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में इसमें ऐसा इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा इक्वल टू दे रखा है, उसको थोड़ा काट देना, वो क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, वो क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर एम, यहाँ से हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आर स्क्वायर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को थोड़ा हमने साइड में लिख दिया। अब आर क्यूब बाय टी स्क्वायर है क्या, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर एक्चुअल में 1 बाय के है। क्या है वो, 1 बाय के है। तो हम इसको इसके बदले ये पुट कर सकते हैं, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर के बदले हम पुट कर सकते हैं 1 बाय के। सो देयरफॉर हम करेंगे 4, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। सो देयरफॉर हम करेंगे 4 पाई स्क्वायर, इसको एज इट इज़ 4 पाई स्क्वायर एम, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को करेंगे हम इसके बदली 1 बाय के इंटू 1 बाय के आर स्क्वायर। सो जस्ट लाइक दैट, ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें से थोड़ा ध्यान से देखना कि कौन से टर्म्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो मैं आपको बता दूं, के कांस्टेंट है हमारे पास, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट ही होता है हमेशा। ठीक है, आपका मास मंगल ग्रह पे, चांद पे, सूरज पे, धरती पे, ये धरती मेरी माँ है तो उस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट। बट एक चीज़ कांस्टेंट नहीं है, रेडियस।
रेडियस क्या हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर मैंने क्या किया, रस्सी बड़ी कर दी, रस्सी छोटी कर दी, तो रेडियस क्या होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चलती है कि रेडियस क्या हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसके यहाँ पे रब करता हूँ मैं और आगे का पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। डेरिवेशन हमारा बस कगार पे है, इसको रब कर देता हूँ मैं आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा। चलो तो देखते हैं हम अभी कि आगे में क्या, ये क्या मिल गया हमको, एफ सी। तो एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई² एम अपॉन आर स्क्वायर 1/k। तो यहाँ से जो जो कांस्टेंट है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, इनटू 1/r² को एज इट इज रख दो, और कांस्टेंट क्या है इधर 4 पाई² एम अपॉन के। ये क्या हो गया एक तरीके से कांस्टेंट, क्या हो गया ये कांस्टेंट टर्म। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज़ होती है ना, तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं सबसे पहले तो, इनटू कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट लिख देते। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो इक्वल टू और कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब इक्वल और कांस्टेंट होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको इन दोनों के बदले, किसके बदले, आपको ये इक्वल भी है आपके पास, देखिए इक्वल का साइन भी है और कांस्टेंट भी टर्म है, तो इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हो। अब प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे तो इस तरीके से आएगा। अब आपको देखना है कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, तो ये नीचे है तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि f क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेडियस के स्क्वायर से या डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब याद कीजिए न्यूटन का लॉ अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपको, तो न्यूटन का जो लॉ था उसमें भी क्या कह रहा था ये कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रेडियस मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो केपलर के लॉ से न्यूटन ने बताया कि उनका लॉ क्या है, वैलिड है। ठीक है, केपलर के लॉ से केपलर के थर्ड लॉ से न्यूटन ने डेरिवेशन किया और बताया कि मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक वैलिड फॉर्मूला है। तो तदन हमारे पास आ गया एक वैलिड फॉर्मूला। तो इसको कर लो थोड़ा स्टार से मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, स्टार से मार्क कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास वैलिडिटी, हमको मिल गई कि ये वैलिड है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो करना है कीजिए। चलिए अब इसको हम करते हैं रब और आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारे पास है सॉल्व एग्जाम्पल। पेज नंबर 6 निकालिए सब। पेज नंबर 6 में देखिए सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे पास। सो सॉल्व एग्जाम्पल को मैं सॉल्व तो करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक है, बट रैपिड करूँगा, ओके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सब दिया है वहाँ पे, हमको क्या करना है सिर्फ आपको समझाना है। ठीक है, तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझा के दूंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व को समझना है, क्या करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है सॉल्व एग्जाम्पल में। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे कहता है महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg। क्या महेंद्र सिंह धोनी का मास विराट कोहली से कम है, मतलब विराट कोहली मोटा हो गया, ओह शिट, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी अच्छा दौड़ता है, आई नो। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की। जब भी क्वेश्चन हो तो क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा तो आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आपको सॉल्यूशन में गिवन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। चलो देखते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। रेडियस है दोनों के बीच का 1 मीटर, रेडियस बोलो या डिस्टेंस बोलो, ठीक है, डिस्टेंस अच्छा टर्म रहेगा। m1 महेंद्र सिंह धोनी का मास है 75 kg, m2 विराट कोहली का मास है यहाँ पे हमारे पास 80 kg, ओके, कितना है 80 kg, ओके। एंड जी की वैल्यू दी है, देखो जी की वैल्यू दी रहेगी, पर आपको क्या करना है, उसको याद करना है। ठीक है, 6 पॉइंट, जैसे मुझे याद है 6.67, अगर यहाँ पे 3 होता है तो दीजिए, नहीं होता है तो मत दीजिए, ठीक है, -11। और सबसे बड़ी बात, यूनिट्स को याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, इस तरीके से ये आगे। सो हमको बोला है कि इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
या जैसे इसमें दिया है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो आप, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स बाबा का चमत्कार, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। क्या है हमारे पास, दैट एफ इक्वल टू, बोलो जी, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बोलो तो यहाँ पे r, इसलिए मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या मैं बता दूँ आपको, फॉर्मूला नहीं है, मेन चीज़ है कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, मेन कैलकुलेशन पे ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं, आपको निकालना है f, g क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू m1 कितना है हमारे पास 75, m2 कितना है हमारे पास 80, ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है फोर्स का न्यूटन ही होता है, तो यहाँ पे न्यूटन डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, या फिर क्या कीजिए, इसको थोड़ा देखिए, जी का रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, केजी अपॉन डी स्क्वायर, तो कट कुट के वो न्यूटन ही आने वाला है, ओके। सो फिर से एफ इक्वल टू, अब देखिए इसको करने का एक तरीका होता है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो टर्म होता है ना 10⁻⁻11 को, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, इसको बाहर लेके जाइए, ठीक है। इस तरीके से कीजिए 6.67 इंटू 75 इंटू 80, 1 तो 1 ही रहेगा, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 1000 का क्यूब भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁻11, और न्यूटन लिखना ना भूलिए भैया, न्यूटन बाबा नाराज़ हो जाएंगे न्यूटन लिखना भूलेंगे तो आप, ठीक है। अब इसको क्या करिए 6.67, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 667 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ में 75 इंटू 80, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको तो साइड में रख दीजिए भैया, ये हमारे साइड का काम है, ठीक है। एफ, अब 75 इंटू 80, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, 75 इंटू 80, 8 5 40, 56 और कितना हो गया 600, ओके। तो 667 इंटू 600 हो गया ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 10 है, 10 से 10 कैंसिल, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो एफ इक्वल टू, फास्ट तो नहीं हो रहा, धीरे करो, ओके, धीरे करते हैं 667 इंटू, ये तो कट गया 10 हो गया, कितना है 60, तो हमको क्या करना है कैलकुलेट अभी, 667 इंटू 60 है तो 0 बाद में लगा लेंगे हम 6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो जल्दी, क्या होगा, यहाँ पे 42, 36 यहाँ पे हो जाएगा 40, 36 यहाँ पे हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 4002 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ठीक है। इतना हो गया, एक जीरो यहाँ पे बचा था तो एक जीरो लगा दिया मैंने। अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ 40020, हमको क्या करना है 4 के बाद पॉइंट लगाना है, क्या करना है हमको 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 10⁻⁻11 एज इट इज लिखेंगे। अब 4 के बाद देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4, तो हमको क्या करना है 10⁻4 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए 10⁻4 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, देखिए गिने 4 के बाद क्या है 1 2 3 4, तो 10⁻4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, कि आप क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं आराम से। तो इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ पे इसके नीचे लेके आइए, ठीक है, जैसे आप लेके आएंगे वैसे आपको आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 4, ये नीचे आ जाएगा 0020 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, इसको मैंने 4 से ये कर दिया, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻4 न्यूटन, ठीक है। अब इसके लिए जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो टर्म थोड़ा सा, दैट एफ इज़ नथिंग बट दी, एफ दिख रहा है सबको, एफ इज़ इक्वल टू कितना है यहाँ पे 40020 1 2 3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻4 न्यूटन, ओके। सो देखिए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 4 है ना, सॉरी 4, हाँ, इन दोनों को जब हमने किया डिवाइड तो क्या आ जाएगा, ये 4.002 आ जाएगा इंटू 10⁻, अभी देखिए 10⁻ की पावर सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से -11 + 4 ब्रैकेट के अंदर न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू 4.002 इंटू 11 में से 4 के तो कितने बचे 7, कितने बचे 7, तो ये हो गया हमारे पास फोर्स। न्यूटन लिखना ना भूलिए। सबसे मेन चीज़, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आधा मार्क कटेगा, कहाँ पे आपको बताना होगा आखिरी में, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन महिंद्रा एंड विराट इज
4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बहुत मेन लाइन है, ठीक है, इसके बिना मार्क नहीं मिलेगा, आधा मार्क कटेगा। द फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ओके, ये हो गया। अब इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं इसको। ला 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 बोल चूड़ियाँ बोले कंगना, करण जौहर बोलता है कंगना ना बोलिए, दर्द होता है कंगना ना बोलिए। ओके, बोले कंगना, अरे ना बोलिए भैया, ना बोलिए। ओके, नहीं बोलते भैया। और क्या बोले, और क्या बोले। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल का 2। ओके, चलो इसमें देखते हैं क्या गिवन दिया है। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अंतर्यामी तो नहीं हो भैया कि बिना देखे कर लूँगा। ओके, सो ये कहता है इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महिंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, what will be the Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will the velocity change with time and how? वो कह रहा है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी जिस बेंच पे बैठा है, ठीक है, ऐसे बाल उसके निकाल देते हैं थोड़े से, भैया धोनी है हमारे, बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी, ठीक है। सो ही इज़ नथिंग बट दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन वी हैव। सो महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे जो बेंच है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस। और फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है, स्लीपली है, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखो, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रगड़ना, ठीक है। ये जो दो मेरे हैंड्स है, ओके, उनके बीच में क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँ तो एक फ्रिक्शन आता है, मतलब कोई रुकावट आती है। फ्रिक्शन मतलब रगड़ना, रुकावट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया तो वो कितने आसानी से स्लिप करेगा। तो वैसे समझिए कि यहाँ पे बेंच में क्या है, ऑयल है, वो क्या कर रहा है, स्मूथली जा रहा है। अब जो हमारे पास विराट भी है वो यहीं पे है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमको, ये दोनों के बीच में जो फोर्स तो लग रहा था, पर अभी हमने क्या किया, बेंच को फ्रिक्शनलेस कर दिया, ऑयल डाल दिया, तो अब तो फोर्स लग रहा है। अब क्या पूछ रहा है वो, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, v = 0, v0 कर देते, और फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी वो हमको पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए। बेंच को कर दिया हमने फ्रिक्शनलेस, ऑयल डाल दिया, इन दोनों के बीच का F तो लग रहा था, जो हमने लास्ट इसमें निकाल लिया, कितना लग रहा था, 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, अब फोर्स तो लग रहा है, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी महेंद्र सिंह धोनी जी की, तो वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालते। इनिशियल वेलोसिटी थी 0 क्योंकि रेस्ट पे थे, फाइनल वेलोसिटी निकालना है 1 सेकंड के बाद। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो करते हैं अपने तरीके से। चलिए गिवन देख लेता हूँ मैं क्या क्या है, मुझे पता है वैसे गिवन क्या है, फिर भी देख ही लेता हूँ, गड़बड़ ना हो भैया इसलिए। तो फोर्स दिया हमको 4.002 इंटू 10⁻⁷। अरे पिछला वाला ही फोर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मास दिया है महेंद्र सिंह धोनी का, मास दिया है 75 kg, मास दिया है 75 kg। अब देखिए हमको निकालना है, फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। क्या करना है, वेलोसिटी, इसको कर देता हूँ मैं v क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से चालू करते हैं। अब वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया है, टर्म f। अब f से अपने को याद है हमेशा कि f जो होता है हमारे पास वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमने फॉर्मूला देखे थे, ठीक है, पहले लेक्चर में। F = m × a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। F है, m है, F है, m है, हमको क्या निकालना है, a निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल सकती है हमको, वो भी देखते हैं हम आगे। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे फोर्स, देयरफॉर फोर्स की वैल्यू रखते हैं 4.002 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू मास है 75 इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। सो देयरफॉर a को क्या करेंगे हम, यहीं पे रखो, 75 को क्या करो नीचे ला लो, ठीक है। तो a को एज इट इज रख रहा हूँ मैं यहीं पे, सामने में क्या है 4.002 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 75। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं भी पता एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है तो हम यहाँ से देख सकते हो न्यूटन का क्या होता है, एन
मास का क्या होता है। तो इतना कुछ नहीं, आप बस याद रखो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी पर सेकेंड एक तरीके से। तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय ये सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ गए इतना। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। तो चलिए क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए डिवीजन थोड़ा सा लेंदी होगा। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन तो बता दिया, अब डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न के लिए आप क्या करिए, इन दोनों टर्म्स को ही देखिए। इसको कर देता हूँ मैं 4002 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1 2 3, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 टू पावर -7 को कुछ नहीं किया, पॉइंट के बाद 3 जीरो थे तो 3 जीरो को क्या कर दिया मैंने नीचे ला लिया। क्या किया 3 जीरो को नीचे ला लिया। कोई दिक्कत नहीं सर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं हम अभी, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं छोटा सा यहाँ पे दे देता हूँ डिवीजन का, ठीक है, फिर उसको मिटा दूंगा मैं बाद में। अब डिवीजन करते हैं हम 4002 को विथ 75, कुछ इस तरीके से 4002 डिवाइड करेंगे हम 75 से। चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज़ रहने दो वैसे का वैसा। अब 75 एक टर्म है हमारे पास। अब देखिए 75 के टेबल में 40 तो आता नहीं, तो हम क्या करते हैं 402 को पकड़ते हैं। ठीक है, अब 75 के इसमें कितना आएगा तो हम देखते हैं। इसको एक काम कर लो, अप्रोक्सीमेट ऐसा 80 मान के चलो। अभी 80 मान के चलोगे तो हमको पता है 8 5 क्या होता है 40, मतलब ये 8 5 40 हो सकता है। तो 75 5 भी कुछ हो सकता है, देखते हैं हम। 75 5 5 25 35 37, तो ये हो गया 375। कितना हो गया 375। अगर मैं 6 कर दूंगा तो सीधी बात है 400 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। 5 कितना आएगा 375। इसको माइनस कर देंगे हम तो कितना बचेगा हमको 25। कितना बचेगा 25। यहाँ पे ला लो 2 ला लिया हमने। अब 2 के बाद हम क्या कर सकते हैं 75 के और देखते हैं हम। 75 को 252 है, ठीक है। 80 के हिसाब से अगर हम देखें 16 3 तो 3 करते हैं, या 8 4 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए 4 करके देखते हैं पहले हम। 5 4 20 28 29 30, तो 300 हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको 75 इंटू 3 करना ही पड़ेगा। 15 हो जाएगा। ये कितना हो गया 222। कितना हो गया ये 222। कितना 3 से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 6 25 और 2 कितना हो जाएगा ये 27। अब 27 तो आता नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लेना पड़ेगा पॉइंट लेने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0 लगा सकते हैं। ओके, 0 लगाएंगे हम तो क्या होगा हमारे पास 270 की बात करें तो क्या आता है 3 आता है। फिर से 225 ले सकते हैं हम, ठीक है। 3 करके 275 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 में से ये गया, ये बचेगा 45, ठीक है बराबर। हाँ 45 बचेगा। फिर से 0 लगाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली उसके बाद में ये क्या होगा चलते रहेगा, ये 6 आएगा। अब देखिए ये ऐसा चलते रहेगा, 6 आएगा, आंकड़े बढ़ते रहेंगे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ देखिए पॉइंट के बाद 3। अब 3 के बाद देखिए अगर 3 के बाद 4 होता तो इसको 3 रखना सिर्फ। अगर ये 5 होता तो हम क्या करेंगे इसको 4 कर देंगे या देखेंगे। पर ये 5 से ज़्यादा तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको राउंड ऑफ करके 3 से बड़ा कर देंगे। जैसे 53 पॉइंट ये 3 का हो जाएगा, फिर अभी 4, क्योंकि 3 के बाद का जो टर्म है वो क्या है 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको क्या कर देंगे हम 4। तो हमारा आंसर आ गया 53.4। तो इस तरीके से हम करेंगे, समझ रहे हो आप। 53.4 इंटू अभी देखिए 10 टू द पावर -7 अपॉन इसको 10 टू द पावर 3 कर सकता हूँ मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ए को लिख सकता हूँ मैं 53.4 इंटू ये 3 क्या होगा ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से दिखा सकता हूँ मैं 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 53.4 इंटू 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको मैं और लिख सकता हूँ अच्छे से, इसका पॉइंट कम करके कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको मैं और ऊपर नीचे करके 53 यहीं पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सामने में। इसको क्या कर दो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 53.4 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 53.4। ये नीचे ले लो इसके,
53.4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए -10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9, समझ रहे हो, -10 + 1 कितना हो जाएगा -9। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास 55.34 टू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 53.4 का हो जाएगा 5.34, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, तो जब डिवीजन में ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमको मिल चुका है, इसको मिटा देता हूँ मैं। हमको क्या पूछा था उसने, वेलोसिटी, तो हमको क्या मिल चुका है एक्सेलरेशन, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको। लल। अब देखिए न्यूटन के नाइन्थ में आपने न्यूटन के जब लॉ पढ़े थे तो उसमें आपने 3 डेरिवेशंस देखे होंगे, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली दिखाए थे आपको। वो 3 होते हैं, दैट v इक्वल टू v0 प्लस at, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। एक और होता है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एक और होता है हमारे पास x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, ये तीनों की वजह से हम काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। इसको कहते हैं एक तरीके से काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ न्यूटन। 11th में भी हमको बहुत काम है, जब आप एंट्रेंस देंगे इन तीनों का ही काम होता है सबसे ज़्यादा, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो 9th की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं किए, तो उसको खोलिए, तीनों फॉर्मूले को देखिए कैसे डेराइव होते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये तीनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको इस फॉर्मूले से ज़्यादा काम है अभी, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर मैं आगे भी आऊँगा, ठीक है, जब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमको वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमको v0 जो कि गिवन है 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमको निकालनी है, याद रखना। जब महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे बैठे थे तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी v0 कितनी थी, 0, कितनी थी v0 0। यहाँ पे विराट कोहली है हमारे, v0 क्या है 0 है, ओके। सो देयरफॉर हम इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू v0 प्लस at। अब देखिए gt नहीं है, फ्री फॉल नहीं हो रहा है, बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, बेंच पे बैठे हैं, वो आजू बाजू खसक सकते हैं एक्सेलरेशन के साथ। अब कोई ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते तो हम g लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब एक बैठे तो उनका एक्सेलरेशन धक्का मारेगा कोई आगे पीछे से तो उसका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे हैं, जो इन दोनों के बीच का है, ठीक है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आएगा a, जो कि हमारे पास है ये। सो देयरफॉर वेलोसिटी ये निकालनी है हमको। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0, क्या है हमारे पास 0, प्लस एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब टाइम कितना है, टाइम दिया था हमको गिवन में, टाइम दिया था हमको 1 सेकेंड, क्या दिया था हमको 1 सेकेंड का। सो ठीक है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो इसको मैं s लिख देता हूँ क्योंकि आपको काटना है, फिर ये हो जाए कटिंग, ठीक है। वेलोसिटी ये 0 आ गया, तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको लिखना है therefore the velocity of Mahendra after 1 second is 5.34 into 10 to the power -9 मीटर पर सेकेंड। टन। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। हाँ, सो नाउ हमने काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिया, ये हो गया हमारा लेक्चर 3 ख़त्म, एपिसोड 3 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, ठीक है। कुछ और चीज़ें का मतलब है कि कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे हम उसमें, और थोड़ी बहुत
मिस्ट्री देखेंगे ग्रेविटी के बारे में और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड शब्बा खैर, और स्टे होम, यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे फिट, स्टे फाइन, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, लेक्चर्स देखिए और लगे रहिए। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।